आज की राजनीति सिर्फ चुनावों की राजनीति नहीं रह गई है। ये अब प्रतीकों, इतिहास और समाज के गहरे समीकरणों के सहारे आगे बढ़ रही है। पंजाब की राजनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो वहां एक बार फिर से बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है और इसी बदलाव के केंद्र में एक शब्द लगातार चर्चा में है और वो शब्द है सरकार खालसा। क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक संदर्भ है या फिर आने वाले समय की नई राजनीतिक रणनीति का संकेत है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इससे पंजाब की पारंपरिक दलित राजनीति पर असर पड़ने वाला है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र और मैं हूं ओपी वशिष्ठ। पंजाब की राजनीति का मिजाज हमेशा से बाकी राज्यों से थोड़ा अलग ही रहा है। यहाँ धर्म, पहचान और सामाजिक ढांचे का असर राजनीति पर बहुत गहराई से दिखता है। आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता का केंद्र ज्यादातर जट सिख नेतृत्व के आसपास ही घूमता रहा। कांग्रेस के शुरुआती दौर में भी दलित और अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है पंजाब में। हालांकि बीच बीच में कुछ एक अपवाद जरूर सामने आए, जैसे ज्ञानी जैल सिंह जो रामगढ़िया समुदाय से थे और बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने हैं। इसके बाद अनुसूचित समुदाय से चरणजीत सिंह चन्नी को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे 21वीं सदी में देखने को मिला, खासकर जब दलित मतदाता एक निर्णायक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने लगे। 2022 के आसपास यह स्थिति और स्पष्ट हुई जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत दर्ज की और लगभग 42% वोट शेयर अपने पक्ष में किया। यह संकेत था कि पंजाब की राजनीति अब किसी एक सामाजिक समूह के इर्द गिर्द सीमित नहीं रह गई है। अब यहीं से एक नया राजनीतिक विमर्श शुरू होता है, जिसमें सरकार खालसा जैसे विचार की चर्चा सामने आती है। इस शब्द को समझना जरूरी है। खालसा का अर्थ सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से इसे शुद्ध, संगठित और न्याय आधारित व्यवस्था के रूप में देखा गया है। महाराजा रणजीत सिंह के समय में खालसा शासन का एक व्यवहारिक मॉडल देखने को मिला था, जहां विभिन्न समुदायों को साथ लेकर प्रशासन चलाने की कोशिश की गई थी। उस समय की मुहरों और दस्तावेजों में यह भाव मिलता है कि शासन को ईश्वरीय संरक्षण में माना जाता था, यानी एक तरह का नैतिक और आध्यात्मिक वैधता वाला शासन। महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य अपने चरम पर बहुत विस्तृत था। एक और कश्मीर से लेकर पेशावर तक, तो दूसरी ओर सतलुज से सिंध तक उसका प्रभाव माना जाता है। यह वही ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे आज की राजनीति में कई बार पुनः जीवित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि प्रतीक हमेशा जनता की भावनाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। अब सवाल यह है कि इस प्रतीक को आज के राजनीतिक संदर्भ में क्यों उठाया जा रहा है। भारत की राजनीति में यह एक आम प्रवृत्ति रही है कि हर क्षेत्रीय राजनीति अपने किसी न किसी ऐतिहासिक नायक या सांस्कृतिक प्रतीक के इर्द गिर्द खुद को स्थापित करती है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उत्तर भारत में अलग अलग धार्मिक और सामाजिक प्रतीक और पंजाब में खालसा और महाराजा रणजीत सिंह, ये सब राजनीति को भावनात्मक आधार देने का तरीका रहा है। इसी संदर्भ में जब सरकार खालसा जैसी अवधारणाएं सामने आती हैं, तो इसका अर्थ केवल धार्मिक नहीं होता, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी होता है। एक ऐसा संदेश जो समाज के विभिन्न वर्गों को एक साझा पहचान के भीतर जोड़ने की कोशिश करता है। अब अगर पंजाब की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखें तो यहाँ कई बड़े बदलाव एक साथ हो रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल, जो लंबे समय तक पंथक राजनीति का प्रमुख चेहरा रहा है, पिछले कुछ चुनावों में कमजोर प्रदर्शन करता नजर आया है। 2017 में 117 में से केवल 15 सीटें मिलना इस गिरावट का स्पष्ट संकेत था। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नई राजनीतिक जगह बनाई, जो धार्मिक या पारंपरिक पंथिक राजनीति से अलग थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है कि वह दलित, ओबीसी और अन्य सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाए रखे। अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर ध्यान दें
तो ये समझ आता है कि वह पंजाब में एक नए राजनीतिक संतुलन की तलाश में है, खासकर तब जब श्रोमणी अकाली दल का प्रभाव लगातार घट रहा है। राजनीतिक विश्लेषण यह संकेत देता है कि बीजेपी अब केवल परंपरागत जातीय समीकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि वह एक व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक फ्रेम तैयार करने की कोशिश में है, जिसमें सरकारे खालसा जैसे विचारों का उपयोग हो सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य भी समझना जरूरी है। पंजाब में दलित आबादी लगभग 31% के आसपास मानी जाती है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा ओबीसी और अन्य वर्ग भी महत्वपूर्ण संख्या में मौजूद है। ऐसे में अगर किसी राजनीतिक रणनीति के तहत वोट बैंक का पुनर्गठन होता है तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। यही कारण है कि राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि अलग अलग सामाजिक समूहों को अलग अलग तरीकों से साधने की कोशिश की जाती है, कभी नेतृत्व के चेहरे बदलकर, कभी ऐतिहासिक प्रतीकों को सामने लाकर और कभी नई राजनीतिक भाषा घड़कर। पंजाब में एक और महत्वपूर्ण पहलू 1984 की घटनाएं हैं, जिनका प्रभाव आज भी सामाजिक और राजनीतिक स्मृति में गहराई से मौजूद है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाओं ने सिख समाज के बड़े हिस्से पर गहरा असर छोड़ा। यही कारण है कि जब भी पंथक राजनीति की बात होती है, 1984 का दुखद इतिहास अनिवार्य रूप से चर्चा में आ जाता है। किसान आंदोलन ने भी पंजाब की राजनीति को नया मोड़ दिया था। इस आंदोलन ने एक बार फिर ग्रामीण और कृषि आधारित समाज को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर दिया, लेकिन इसके बाद राजनीतिक समीकरण फिर से बदलने लगे और विभिन्न दलों ने अपने अपने तरीके से इस असंतोष और ऊर्जा को साधने की कोशिश की। अब अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि पंजाब की राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है। पुराने राजनीतिक ढांचे कमजोर हो रहे हैं, नए राजनीतिक प्रयोग सामने आ रहे हैं और सामाजिक पहचानें एक बार फिर राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन रही हैं। सरकारे खालसा इसी पूरी प्रक्रिया का एक प्रतीकात्मक हिस्सा बन सकता है, जिसमें इतिहास, धर्म, प्रशासन और राजनीति को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर राजनीतिक प्रयोग सफल नहीं होता। समाज की जमीनी हकीकत, युवाओं की सोच, आर्थिक परिस्थितियां और बदलती प्राथमिकताएं किसी भी रणनीति की दिशा तय करती हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि यह मॉडल पूरी तरह से सफल होगा या नहीं होगा। अंत में इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंजाब की राजनीति आने वाले समय में और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, जहां विचारधाराएं, इतिहास और सामाजिक समीकरण एक नई दिशा में टकराते और बदलते नजर आएंगे। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।